नमस्कार। बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम सोल्व करेंगे 25 एमसीक्यू प्रश्न को। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। सबसे पहला प्रश्न है, एडी धारा क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत होती है? ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि एडी धारा क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत होती है। कुल क्षति का कितने प्रतिशत, कुल क्षति जैसे मान लीजिए बात किया जा रहा है, कुल क्षति की बात किया जा रहा है 100%। ठीक है, तो 100% का कितने होता है, तो ये बात कर रहा है। इसका जो आंसर होगा 20 से 30%। ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि एडी करंट क्षति जो होता है किसी भी मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में कम होता है, बहुत कम होता है। जितना टोटल लॉस होता है उससे बहुत कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतलब इसका आंसर जो है यह है 20 से 30%। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है, और ये आप लॉजिक जान जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या होती है। सबसे पहले एक सवाल इसमें समझिए ऐसे कि अगर कोई भी पोल है, कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, तो उसका जो पोल की संख्या होता है ना, मिनिमम 2 होता है। ठीक है, मिनिमम 2 होता है, एन और एस। ठीक है, एक मैग्नेट है, उसका मिनिमम पोल की संख्या जो होगा कम से कम 2 होगा। ये एक नियम है, जब मैग्नेट आप पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कोई भी एक पोल का मैग्नेट बनाना असंभव है। एक पोल का मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। तो मिनिमम जो मैग्नेट का पोल होता है ना, 2 पोल होता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, मिनिमम 2 होगा। ठीक है, क्योंकि एक एन होता है, एक एस होता है, तो मिनिमम जो आंसर होगा 2 होगा इसका। ठीक है, आप कहेंगे एक एक तो हो नहीं सकता है, 4 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन इसमें बात किया जा रहा है मिनिमम का, तो मिनिमम होगा 2। ठीक है, एक हो नहीं सकता, एक असंभव है कि एक पोल का मैग्नेट कभी संभव है ही नहीं बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कहता है, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है। ठीक है, तो धारा घनत्व का मान पूछ रहा है जो कार्बन ब्रश के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है, इसका आंसर है डी, 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत लॉजिक काम नहीं करेगा, या कोई टेक्निक ऐसा नहीं है कि जिसको इसको याद किया जा सके। तो आप इसको आपको ये रटना पड़ेगा कि इसका जो आंसर है, कार्बन ब्रश जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसका जो धारा घनत्व वहां पे होगा वो 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस कारण से डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व, तो अवशिष्ट चुंबकत्व को इंग्लिश में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्या करता है, सिर्फ इंग्लिश टर्म इस्तेमाल कर देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका बोला जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कब समाप्त हो सकता है। इसका कारण, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर डी, क्योंकि क्या होता है ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म होने का जो है, या मैग्नेटिज्म खत्म होने का गुण होता है कि अगर किसी भी मैग्नेट को जब आप गर्म करेंगे, या ओवरलोडिंग, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे ओवरलोडिंग करने का मतलब, ठीक है, ओवरलोडिंग करने का मतलब कि अगर आप डीसी जनरेटर को लोड से ज्यादा, जितना उसका लोड है उससे कई गुना अगर उस पर लोड दे देते हैं डीसी जनरेटर पे, तो वो उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी खत्म हो सकता है। या लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, डीसी जनरेटर को स्टार्ट नहीं किए या चलाए नहीं, ऑपरेशन में नहीं लाए हैं, तो भी इसका मैग्नेटिज्म जो है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। तो ये 2 गुण जो है ना, मैग्नेट खत्म होने का, मैग्नेट का जो गुण है ये, जैसे मैग्नेट है, कोई मैग्नेट को आप उपयोग में नहीं लाइए, कहीं रख दीजिए इसको, तो उसका मैग्नेटिक गुण क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और या तो ओवर हीटिंग कर दीजिए। ठीक है, ओवर हीटिंग भी कर देंगे तो वो उसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाता है।
तो ये डीसी जनरेटर के लिए बात कर रहा है। तो इसका एक और होता है कि अगर भारी ओवरलोडिंग अगर कर दिया जाए मशीन को तो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। तो इसका आंसर है ओवरहीटिंग, भारी ओवरलोडिंग और जनरेटर को लंबे समय तक निम्योज अवस्था में रखना। ठीक है, इस ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं 5वां प्रश्न पे। ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। मतलब बोल रहा है कि नीचे जो दिया गया है जनरेटर वो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व का भी वोल्टेज जनित कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो इसमें कौन सा है? अब देखिएगा, नाम है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, तो इस ये तीनों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जनरेटर बनाने के लिए उसमें रिसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व तो होना जरूरी है उसके फील्ड में, अन्यथा इसमें मैग्नेटिक वो जो फील्ड है फील्ड तैयार नहीं होगा। और जब फील्ड तैयार नहीं होगा तो उसका जो मतलब जब फील्ड ही तैयार नहीं होगा तो आर्मेचर में जो कंडक्टर हो क्या काटेगा? काटेगा ही नहीं, सिर्फ आप रोटेशन देंगे, फील्ड ही नहीं है। क्योंकि ईएमएफ बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए फ्लक्स का जरूरत है, फ्लक्स जरूरत है और स्पीड जरूरत है, मतलब रोटेशन जरूरत है। तो जब आप फ्लक्स रोटेशन तो दे रहे हैं, फ्लक्स नहीं मिल रहा तो ईएमएफ नहीं मिलेगा। किसमें? ये तीनों में। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही फ्लक्स तैयार होता है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, अवशिष्ट चुंबकत्व अगर जीरो है किसी भी फील्ड का तो उसमें फ्लक्स नहीं आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए जनरेटर है, ठीक है, रफ डायग्राम से समझ सकते हैं। पृथक में क्या होता है कि ये पृथक उत्तेजित जनरेटर है, मतलब इसको अपना वोल्टेज से मतलब नहीं है, अलग से सोर्स से दिया जाता है, अलग सोर्स से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये फील्ड है और इसको आप डीसी सोर्स से जोड़ देंगे तो इसमें मैग्नेटिक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो या ना हो उसके बावजूद भी फ्लक्स बना देगा ये कौन? ये फील्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा डी, पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, क्योंकि पृथक उत्तेजित जनरेटर का जो फील्ड होता है ना अलग होता है, मतलब पृथक मतलब अलग है, सेपरेट है। और सेपरेट उसको क्या किया गया तो उस फील्ड को डीसी सोर्स से दिया जाता है। तो किसी भी फील्ड को आप डीसी सोर्स से जोड़ेंगे ना तो ऑलरेडी वो फ्लक्स उत्पन्न कर देगा। तो इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका रेसिडुअल सॉरी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड होता है और ये सेपरेटली एक्साइटेड होता है। इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी नहीं है। इसका आंसर है डी। चलिए अब हम आगे विचार करते हैं 6 नंबर पे। एक खाली स्थान है, जनित स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग होता है। इसमें बोल रहा है कि जो बैटरी स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, इसमें जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है डी, सॉरी बी। इसका आंसर है बी, शंट जनरेटर को इस्तेमाल जो होता है, शंट जनरेटर का इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें एक है सीरीज जनरेटर, ये भी आप बहुत पूछता है तो इसको भी ध्यान रखिए। इसका जो इस्तेमाल होता है बूस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बूस्टर ट्रेन। अब कहेंगे कि बूस्टर क्या होता है, तो बूस्टर क्या होता है जैसे ट्रांसमिशन लाइन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन रहता है, तो आप जब 100 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जब आप वोल्टेज को भेजेंगे ना, सप्लाई को भेजेंगे तो बीच में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसका। तो उस वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, डीसी सीरीज जनरेटर लगाया जाता है। तो बूस्टर मतलब बूस्ट करता है, जो वोल्टेज गिर जा रहा है उसको बूस्ट कर रहा है, तो वहां पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो डीसी सीरीज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ हमारा आंसर है वो है बी। ठीक है, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? शंट जनरेटर। अगला है 7 नंबर, ब्रश को कहाँ रखा जाए ताकि उच्च दक्षता प्राप्त हो? तो ब्रश को हमेशा एमएनए पर रखा जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखा जाता है। ब्रश जो डीसी जनरेटर या मोटर होता है उसको जो ब्रश को पोजीशन जो होता है एमएनए पे होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा?
इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित किस कारण से, निम्नलिखित जो नीचे कारण दिया गया है उसमें से कौन से कारण है जो वोल्टेज ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा सकता है। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला जो होता है ना, V बराबर होता है आई आर, मतलब आई भी होना चाहिए आर भी होना चाहिए। तो जब ब्रश है तो आर तो होगा ही, थोड़ा हो कम हो लेकिन होगा, लेकिन अब डिपेंड करता है आई पे। तो अब देखते हैं कि आई पे डिपेंड क्या क्या करता है। लोड करंट बढ़ जाए, अगर लोड करंट बढ़ जाए, अगर डीसी जनरेटर का लोड करंट बढ़ जाएगा तो ब्रश का करंट जो है, ब्रश से होने वाली करंट है वो बढ़ जाएगा। जब ब्रश का करंट बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला तो आंसर हमको मिल रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए। प्रेरित वोल्टेज से कोई लेना देना वोल्टेज ड्रॉप का नहीं है। मान लीजिए प्रेरित वोल्टेज जो है, ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ जो है वो बढ़ जाए, लेकिन उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट का फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। लोड करंट घट जाए, जब घट जाएगा लोड करंट अगर घटेगा तो ब्रश का ड्रॉप घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं कभी, क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, आई का। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई का। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा आई का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अभी लास्ट देखते हैं, लोड करंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। लोड करंट का कोई प्रभाव, ये भी गलत है, मतलब 1 2 3 गलत है, ये सही है। लोड करंट बढ़ जाए तो वोल्टेज ड्रॉप जो है, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये विलगित उत्तेजित से जनरेटर, मतलब विलगित इसको बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में बाह्य कुंडली का प्रयोग किया जाता है, सही है। बाह्य क्षेत्र बाइंडिंग प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। बाह्य क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, ये और सही है। क्षेत्र बाइंडिंग स्वयं उत्पादित होती है, ये गलत, ये ऐसे गलत है। हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो करेक्ट है ना ये है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका होगा सी। क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ना। देखिए इस प्रश्न में 5वां नंबर प्रश्न में हम जब पृथक उत्तेजित जनरेटर की बात कर रहे थे तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि फील्ड को क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं होता, अलग से वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको मिला इसमें। ठीक है, क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 10वां नंबर प्रश्न, किस अवस्था पर दो जनरेटर को समानांतर में चलाया जाता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन, दो जनरेटर का वोल्टेज समान होना चाहिए, सही है। दो जनरेटर को पैरेलल में चलाना है, समानांतर में चलाना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहला जो कंडीशन है, दोनों जनरेटर का वोल्टेज समान होना चाहिए, ये सही है, ये भी कंडीशन मैच करता है। अगला पढ़ते हैं, धन को धन से जुड़ा होना चाहिए और ऋण को ऋण से जुड़ा होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी मैच करता है, दूसरा कंडीशन में मैच करता है। तीसरा है, जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए, दोनों जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए, इसका इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों आंसर सही है और इनमें से सभी भी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए इनमें से सभी होगा। अगर ये नहीं रहता तब आगे हम चूज करते कि उसमें सबसे ज्यादा करेक्ट कौन है। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर, क्या होगा जब समानांतर में चल रहे दो जनरेटर में एक जनरेटर हटा लिया जाए। तो इसका आंसर होता है सी, पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका समझिए ऐसे कि दो जनरेटर पैरेलल में चल रहा है, एक जनरेटर को हटा लिया जाए तो क्या होगा, तो पहले जनरेटर का जो उत्तेजना है धीरे धीरे कम हो जाएगा जिसको हटाया जाएगा, और दूसरे जिसको उसमें कनेक्टेड है उसको क्या हो, उसका उत्तेजना जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वोल्टेज को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, डीसी जनरेटर में ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। ये जो है हम पिछला जब प्रैक्टिस टेस्ट 1 कर रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं इसको। ईजी बराबर फॉर्मूला जो होता है, उत्पादित ईजी मतलब उत्पादन ईएफ में का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई जेड एन पी बटा 60 ए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है। तो पहला है आंसर फ्लक्स, तो फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स जो फाई जो है क्या होता है, फ्लक्स पर पोल, फाई का मान क्या होता है, फ्लक्स पर पोल। आर्मेचर की चाल दूसरा है, तो देखिए ये जो एन होता है ना, एन होता है आर्मेचर का चाल होता है,
ठीक है। और ध्रुवों की संख्या P क्या है, ध्रुवों की संख्या, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, Eg जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, डायरेक्टली फाई एन और P। ऐसे जेड का भी होता है, लेकिन जेड इसमें चर्चा नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो देखिए फ्लक्स हो गया, आर्मेचर की चाल हो गया और ध्रुव की संख्या, इसलिए आंसर होगा इसका डी।